बिहार चुनाव के लिहाज से आज का पूरा दिन फिर कयासबाजी का रहा कि कौन सा गठबंधन टूटने वाला है और कौन सा बिखरने वाला है। लेकिन ऐसी कोई बड़ी खबर आज बिहार से नहीं आई, जिसमें एक सबसे बड़ी खबर थी कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 11 बजे, फिर यह हुआ 4 बजे करेंगे, फिर अभी तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है और अभी कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं आई है। वहीं दोनों खेमों की तरफ से टिकट वितरण हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू ने लगभग अपने सभी टिकट कैंडिडेट को दे दिए हैं और उसके बाद से चर्चा तेज हो गई है कि ये जो टिकट दिए गए हैं इनके पीछे की गणित क्या कहलाती है। बिहार का चुनाव इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करेगा कि दोनों गठबंधन किस तरह से भागीदारी देते हैं। बिहार सामाजिक न्याय के लिहाज से एक सचेत और सजग राज्य रहा है, लेकिन बीजेपी को फायदा नीतीश कुमार का साथ होने, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ होने से सबसे बड़ा फायदा उठाया है बीजेपी ने और लगभग 101 टिकट में से 49 टिकट सवर्णों को दे दिया। अब सवर्णों को साधेगी बीजेपी और पिछड़ों, अति पिछड़ों को साधेंगे नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा। दलित समाज को साधने के लिए जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, इन सब को इस तरह से भागीदारी दी है और इसका फायदा उठाते हुए भाजपा ने अपने कोर वोटर सवर्णों को खुश करने के लिए पिछली बार के गठबंधन में लगभग 115 में से 50 सीटें उन्होंने सवर्णों को दी थी। अब की 101 सीट में से भी 49 सीट उन्होंने सवर्ण खाते में डाल दी है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण और भूमिहार तबके के लोग बताए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास पलड़ा भारी है कि वो कैसे सबको साधे। वहीं महागठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो आरजेडी ने सबको साधते हुए विविधता वाले टिकट वितरण में जितने अब तक घोषित कैंडिडेट हैं उनके लिहाज से देखें तो उन्होंने भी बहुत सारी विविधता और लोकल समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बहुत हद तक टिकट बांटे हैं। वहीं सबसे ज्यादा भागीदारी के साथ जो 18 लोगों की सूची भाकपा माले की दिख रही है उसमें सबसे ज्यादा विविधता और खासकर पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतिशत में भागीदारी भाकपा माले ने दिया है। बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन बताई जा रही दिव्या गौतम को छोड़ दें तो बाकी लगभग सारे कैंडिडेट SC, ST, OBC हैं। वहीं बिहार में टिकट वितरण और चुनाव लड़ने के लिहाज से मीडिया तो यह बताएगी कि तेज प्रताप यादव लड़ गए खिलाफ में आरजेडी के, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल बनने से क्यों चूक गए। उन्होंने यह ऐलान किया था कि राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। अब उसके बाद उनका एक बयान वायरल होने लगा। जब तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया तो उनका वो बयान लोग सोशल मीडिया पर वायरल करने लगे कि बड़बोला होना ठीक है, लेकिन इतना बड़बोला होना ठीक नहीं कि अगर तेज प्रताप भी आरजेडी से चुनाव नहीं लड़े तो हमको बुलाइएगा, हम माफी मांगेंगे। सुनिए। अरे भाई, तेज प्रताप यादव आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, लिख लीजिए, अब देखिएगा। और न हो तो चुनाव से पहले हमको पकड़ के अपने दर्शकों के सामने बताइएगा कि प्रशांत जी आपने ये कहा था, ये गलत हो गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बड़बोलेपन और दोहरेपन की राजनीति पे कितना बड़ा कुठाराघात किया है। अगर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने तो बीजेपी लगातार हमलावर हो गई कि हाय गुंडा राज वापस आ रहा है। लेकिन वही बीजेपी और जेडीयू ये नहीं बताएगी कि पहले संत महात्मा अनंत सिंह को टिकट किसने दिया, दूसरे महापुरुष, महान संत, महान ऋषि मुनि तपस्वी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को टिकट किसने दिया। अगर आनंद मोहन अपराधी हैं और आनंद मोहन कोई सामान्य अपराधी नहीं है, वो कितने बड़े अपराधी हैं अभी आगे बताऊंगा, और कितने बाहुबलियों को आप लोग टिकट दे रहे हो। लेकिन उससे पहले एक बड़ा मजाक जो उड़ रहा है वो ये कि अगर आप बीजेपी में हैं तो दरी बिछाइए और कार्यकर्ता बन के रहिए, लेकिन 25 साल के एक मासूम से चेहरे को भी लोक संस्कृति और लोक गायिका के नाम पर टिकट मिल जाए और मीडिया में खबर आई कि वहां के लोकल बीजेपी यूनिट विद्रोह कर रही है कि भाई ये मैथिली ठाकुर को टिकट देने की क्या वजह है। मैथिली ठाकुर के जैसे ही बात आती है मामला इतना हास्यास्पद हो जाता है, लेकिन चूंकि बीजेपी कर रही है तो बहुत सारे लोगों को बीजेपी का हर किया कराया राष्ट्र प्रेम, धर्म सुधार और मानव कल्याण का काम होता है, इसलिए अमूमन उस पर कोई भी बातचीत या सवाल नहीं उठाए जाते। जैसे ओसामा अगर शहाबुद्दीन के बेटे होने के नाते अपराधी हो गए तो संत अनंत कुमार, संत आनंद मोहन, संत धूमल सिंह, संत अमरिंदर पांडे, ये क्या वहां पर बीजेपी बिहार में गुल खिलाएंगे?
इसलिए अभी उस पर बात करेंगे। लेकिन मैथिली ठाकुर का मामला कोई नया नहीं है। आप गौर किए होंगे तो मैथिली ठाकुर वो लोक गायिका की तरह पहचान बनाने की कोशिश करने वाला एक नाम है जिसने अपना आज तक कोई गीत नहीं गाया, जबकि उसी भोजपुरी में लोक संगीत में बहुत शानदार कलाकार और भी हैं, जिनमें से कई तो अपने गीत गाते रहे, ये दूसरे के गीत गाई हैं। उनमें भी लगभग सारे गीत धार्मिक रहते हैं। और तो और बिहार में काबा गीत जब एक लोक गायिका ने गाया तो उस लोक गायिका का जवाब देते हुए बिहार में सब्बा रवि किशन की साथ देते हुए, जब ये बीजेपी में नहीं थी तब भी बीजेपी की बचाव में मैथिली ठाकुर ने गीत गा दिया था। इसलिए जब भी कोई आपको ये कहे कि कुछ नॉन पॉलिटिकल है, ये संगीत है, यहाँ राजनीति की बात मत करो, ये विश्वविद्यालय है, यहाँ राजनीति की बात मत करो। विश्वविद्यालय की बात करोगे तो जेएनयू में एबीवीपी वाले गुंडे क्या कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से एबीवीपी वालों की क्या खबर आ रही है। बाकी केरल वाले आरएसएस पर तो बात ही नहीं हो रही है कि यौन शोषण का इतना गंभीर आरोप लगा करके कोई क्या कर गया, जीवन लीला समाप्त हो गई। इसलिए जब बीजेपी कुछ करती है तो समझ नहीं आता, लेकिन बीजेपी आपको समझाएगी कि लोक संस्कृति, विश्वविद्यालय, समाज, संस्कृति, इनमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक बच्ची जो 25 साल की है, चुनाव लड़ना चाहिए, 25 साल तो उम्र है, कोई भी लड़ सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में यही तो सबको फायदा दिया है, बराबरी का अधिकार दिया है, कोई भी लड़े। लेकिन मैथिली ठाकुर कोई नई बीजेपी वाली है। अगर आपको ये गलतफहमी हो रही तो आप गलत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर ढेर सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कुछ दिन पहले बुलाकर सम्मानित कर दिया था, तो आधी बातचीत तो वहां हो जाती है। बाकी उनके पिता जिस सवर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं, वो बिहार के सामाजिक न्याय के विकास को कहते हैं कि हम पलायन का पहला बैच है, तो पलायन कर गए। क्यों पलायन कर गए नहीं पता। बिहार के सामाजिक समीकरण में सवर्ण तबके से अगर आप आते हैं तो आपको केवल लालू यादव, नीतीश कुमार जब बीजेपी में चले गए तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और जगदेव बाबू, इन सब में केवल गुंडई दिखेगी। सामाजिक क्रांति और परिवर्तन की राजनीति कभी नहीं दिखेगी, और मोदी जी में सब कुछ दिखेगा। तो मैथिली ठाकुर के पिताजी मैथिली ठाकुर को चलाएंगे, ये हालांकि बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि जीतना मुश्किल है बीजेपी में, लेकिन दरी बिछाने वालों का हाल बुरा है। चनिया का भैया को टिकट दे रहा है, दरी बिछाए हम लोग, कुर्सी लगाए हम लोग, खुद कमेटी बनाए हम लोग, पन्ना प्रमुख बनाए हम लोग, कार्यकर्ता के सुख दुख में जाए हम लोग, टिकट किसको मिलेगा? मैथिली ठाकुर को। वही बीजेपी सवर्णों को साधने में लगी है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प यह है कि जेडीयू ने जो अपनी सूची जारी की है, उस जेडीयू की सूची में 22 सवर्ण खुद हैं और 4 मुसलमान जेडीयू में। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपनी राजनीति पर खड़े रहते हुए एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को वो मुसलमान भी नहीं मिला जिसे ट्रिपल तलाक का फायदा दिया हो तो टिकट दे दो। भारतीय जनता पार्टी को वो मुसलमान भी नहीं मिला जिससे 370 हटाने के बाद मुसलमानों का फायदा और जम्मू कश्मीर का फायदा हो तो एक उसमें से मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी को पूरे मुसलमानों में से बिहार में एक मुसलमान नहीं मिला। जेडीयू को 4 मिले हैं, 4 मुसलमानों को जेडीयू ने टिकट दिया है, लेकिन 3 बाहुबलियों को भी दिया, और तीनों बाहुबली को जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। अनंत सिंह को मोकामा से जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया, इनकी छवि बाहुबलियों वाली रही है। AK-47 और हैंड ग्रेनेड घर से मिलने के मामले में 10 साल की सजा हुई थी। तो संत महात्मा हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे तो शहाबुद्दीन के बेटे के ऊपर तो वीडियो मिल जाएगी। बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी हो गई कि शहाबुद्दीन का राज आएगा। शहाबुद्दीन के बारे में कभी पूरी बात नहीं होने देगी, एक छवि दिखाएगी, लेकिन उन छवियों के सामने क्यों ये छवि बनी कभी भी भारतीय जनता पार्टी गंभीर विमर्श नहीं होने देगी। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे सामाजिक समीकरणों और आंदोलन संघर्ष की कोई भी जमीन हो। जैसे कभी भी वो नक्सलवाद कहेंगे तो नक्सली बता करके कहेंगे देश विरोधी, लेकिन उसकी उत्पत्ति जमीन के हक और आर्थिक गैर बराबरी से कैसे जुड़ी है इस पर बात नहीं करेंगे। शहाबुद्दीन किसके खिलाफ खड़े हुए, मुख्तार अंसारी किसके खिलाफ खड़े हुए, तो जिसके खिलाफ खड़े हुए वो कौन से ऋषि मुनि तपस्वी संत महात्मा थे, और कौन पहले से था, किसकी जमीन कब्जे में ज्यादा थी, कौन इलाके का उससे पहले दबंग था, उसके सामने जो चुनौती बन गया वही जो है अपराधी, गुंडा, बाहुबली, क्या क्या है। जैसे अनंत सिंह के मामले में उनके घर से AK-47 मिली, 10 साल जेल में रहे और हैंड ग्रेनेड मिला,
लेकिन संत हैं क्योंकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन से है। दूसरा नाम है धूमल सिंह को सारण के एकमा से जेडीयू ने टिकट दिया। इनकी छवि भी दबंगों वाली है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपने एफिडेविट में बताया कि उन पर 9 मार्च में चल रहे हैं। और अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे को जेडीयू ने गोपालगंज के कुचाय कोर्ट से टिकट दिया। इन पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। राजद नेता जेपी यादव के घर पर फायरिंग में परिवार के 3 लोगों की मौत में अमरेंद्र पांडे का नाम आया था। चेतन आनंद को टिकट दिया है और चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं और आनंद मोहन पर एक आईएएस की हत्या का आरोप था, जेल में रहे और नीतीश सरकार ने पिछले गठबंधन में नियम बदलकर आनंद मोहन को रिहा किया। अब आनंद मोहन संत हैं, महात्मा हैं, क्योंकि वो बीजेपी और जेडीयू में है। और आज तक बीजेपी जेडीयू इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं होने देगी जिससे आपको यह समझ में आए कि गुंडा राज का मतलब आरजेडी, गुंडों का मतलब कौन। अब जैसे अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह को उतार दिया आरजेडी ने, उनकी पत्नी को टिकट दिया। अब बीजेपी कहेगी देखो गुंडे को उतार दिया, अपना वाला नहीं दिखेगा। मतलब आप सोचिए कि बीजेपी इस तरीके से बिहार में राजनीति कर रही है और उससे ज्यादा बीजेपी इस गठबंधन को कैसे संभालेगी कि कल तक तो लग रहा था कि 3 चिराग की सीटों पर जेडीयू ने अपना कैंडिडेट दिया। अब आज फाइनल लिस्ट के बाद 5 सीटें कुल ऐसी हैं जिस पर जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए जो चिराग पासवान को गठबंधन में गई हैं। इस पर कोई मीडिया में खबर नहीं आएगी, कोई चीज नहीं आएगी कि गठबंधन टूटा, बिखरा, ध्वस्त हुआ। अब इन सब पर तो कोई मामला मीडिया में आपको दिखेगा नहीं, तो आपको लगेगा कि बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में यही चल रहा है कि बिहार बहुत करीने से हर पल बदल रहा है। वो एक किसी ने कहा था ना कि जैसे ही किसी को ये भ्रम होता है कि बिहार को वो समझ गए, बिहार कोई अगला कदम चल देता है। इसलिए बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन की तरफ से अभी भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कांग्रेस जरूरत से ज़्यादा सीटें मांग रही है, मुकेश सहनी भी दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जब जेडीयू और बीजेपी ने सबने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए तो एनडीए में जाने का कोई विकल्प बचता नहीं है। एक तीसरा विकल्प स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी का बना हुआ है, जिसमें अगर मुकेश सहनी जाते हैं तो उनका कोई ठोस लाभ मिलेगा नहीं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी थी, महागठबंधन छोड़ा था। बीजेपी ने उनको ऐसा जज्ब किया कि वो कोई एमएलए नहीं बचा पाए, सब बीजेपी ले ली। अब यहाँ आए हैं तो पहले 60 सीटें, फिर 25 सीटें और बहुत बड़ी बार्गेनिंग कैपेसिटी है। लोग ये बात करने लगे हैं कि जितनी बार्गेनिंग कैपेसिटी उनकी है, क्या उतना जमीन पर असर है। जैसे असर के मामले में भाकपा माले हमेशा भारी पड़ती है, लेकिन भाकपा माले की सीटें बढ़ने की गुंजाइश कितनी बनती है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस कितना बड़ा दिल दिखाती है। अगर कांग्रेस को यह लग रहा है कि यात्रा के बाद कांग्रेस अब पूरे बिहार में अकेले बहुत मजबूत है, इसलिए 70-72 तो कम ही है, 100 सीटें मिलनी चाहिए, तो फिर आने वाले दिनों में मुश्किल पड़ती चली जाएगी। इसलिए महागठबंधन को भी महापरीक्षा देनी है। लेकिन एनडीए खेमे में जो मचा हुआ है भगदड़, वो आप समझते रहिए, क्योंकि मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। जुड़े रहिए हमसे ताकि इस तरह की बातें पूरे चुनाव के समय हम तथ्यों, तर्कों और आंकड़ों के साथ आपसे साझा करते रहें, इस उम्मीद में कि बिहार हर एक चीज़ को समझकर फैसला लेगा। ट्रोल बीजेपी आईटी सेल की तरफ से गुंडा, मवाली और जंगल राज की छवियों के लिए पेश उदाहरणों को पलट कर अगर देखेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा जो गुंडे, मवाली और जंगल राज वाले लोग हैं वो बीजेपी और जेडीयू में हैं, ये हम बताएंगे। इसलिए जुड़ जाइए। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करते जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।